नमस्कार। डीडी राजस्थान के प्रोग्राम अलबेलो राजस्थान में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। ज़िंदगी हर पल घट रही है और हर बार हर एपिसोड में हम आपके लिए कुछ नया लाने की कोशिश करते हैं, लेकिन हर बार की तरह जो फॉर्मेट हमारा सेट है, आज के विचार से शुरू करनी चाहिए। बिल्कुल, क्योंकि हम ये मानते हैं कि जब पहला विचार जो दिन का होगा वो अच्छा होगा तो पूरा दिन स्वतः ही अच्छा जाएगा। और आज का विचार है छत्रपति शिवाजी महाराज द्वारा कहा हुआ। उन्होंने कहा था कि एक छोटा कदम छोटे लक्ष्य पर बाद में विशाल लक्ष्य भी हासिल करा देता है। जी, और इतिहास में ऐसा कुछ घटा था जो जानना बहुत ज़रूरी है, जिससे हमें क्या करना है और क्या नहीं करना है उसकी जानकारी रहे। वर्ष 1670 में आज ही के दिन छत्रपति शिवाजी महाराज ने मुगलों को हराकर सिंहगढ़ के किले पर अपना परचम फहराया था। वर्ष 1792 में आज ही के दिन प्रसिद्ध क्रांतिकारी तथा लरका विद्रोह के आरंभकर्ता बुद्धू भगत का जन्म हुआ था। भारत के स्वतंत्रता संग्राम में अनेकों लोगों ने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह का झंडा बुलंद किया था। अनेकों ने समाज और देश की अस्मिता की रक्षा के लिए अपने प्राण कुर्बान किए थे। ऐसे एक महानायक थे वीर बुद्धू भगत। बुद्धू भगत 1831 और 32 के कोल विद्रोह के महानायक भी थे। बुद्धू भगत ने अंग्रेजी सेना के खिलाफ जोरदार लड़ाई लड़ी थी। इसे इतिहास में लरका आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है। और अब दर्शन की बात, वर्ष 1886 में आज ही के दिन भारतीय दार्शनिक जिद्दू कृष्णमूर्ति, जिन्हें जे कृष्णमूर्ति के नाम से भी जाना जाता है, उनका निधन हुआ था। वर्ष 2021 में आज ही के दिन भारत के प्रसिद्ध कृषि वैज्ञानिक संजय राजाराम का निधन हुआ था। उन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। वैश्विक समुदाय में कृषि क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार कहे जाने वाले विश्व खाद्य पुरस्कार से संजय राजाराम को नवाजा गया था। और 1883 में आज ही के दिन भारतीय क्रांतिकारी वासुदेव बलवंत फड़के का निधन हुआ था। वासुदेव बलवंत फड़के भारत के शुरुआती क्रांतिकारियों में से एक थे, जिन्होंने भारतीय सशस्त्र सेना की शुरुआत की थी, यानी शस्त्रों का प्रयोग उन्होंने विद्रोह के तौर पर किया था। अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह करने के लिए लोगों को जागृत करने का कार्य श्री फड़के ने किया था। और आपको बता दें कि महाकुंभ चल रहा है। 144 वर्षों बाद ये योग आया है और 26 फरवरी को, जो कि शिवरात्रि का दिन है, उस दिन अंतिम स्नान की वो तिथि बताई गई है। साथ ही आपको बता दें कि सभी लोग करोड़ों की संख्या में वहां जा रहे हैं, स्नान कर रहे हैं। आप भी वहां जाइए, लेकिन वहां जाने से पूर्व यदि आप वेबसाइट का सहारा ले रहे हैं, यदि आप अपनी कोई बुकिंग करा रहे हैं, तो ऐसी बहुत सारी वेबसाइट्स हैं जो आपको गलत इन्फॉर्मेशन दे रही हैं या आपको ठगने के लिए बनाई गई हैं। ऐसे में जो सरकारी वेबसाइट है, सरकार द्वारा बनाई गई वेबसाइट है, जो है https.kumbh.gov.in, इस पर जाएं, इस पर लॉगिन करें, जहां आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी किस तरह की व्यवस्थाएं हैं। हर जगह बहुत से घाट बनाए गए हैं, सभी व्यवस्थाओं का पूरा ख्याल रखा गया है। तो यदि आप अपने परिवार के साथ जा रहे हैं तो ज़रूर जाएं, आस्था की डुबकी लगाएं, अपने आसपास वालों का ख्याल रखें और देखें। और इस महान भारतवर्ष में जो हमें गर्व महसूस हो रहा है कि पूरी दुनिया का सबसे बड़ा मेला जैसा है वो कुंभ बन चुका है। 144 साल बाद ये योग आया है, तो कुंभ में आस्था की डुबकी ज़रूर लगाएं। कुंभ की बात चली है तो आध्यात्मिक शांति की बात आती है, और आज 17 फरवरी है, वर्ल्ड ह्यूमन स्पिरिट डे भी है। 17 फरवरी को आत्मचिंतन, आंतरिक शांति और मानवीय आत्मा के साथ जुड़ाव को प्रोत्साहित देने के उद्देश्य से ये दिन मनाया जाता है। और इसका उद्देश्य ये भी है कि निरंतर चिंतन की आदत बनाकर सचेतना को प्रोत्साहित करना है। और इस सचेतना के जो सजीव हमारे साथ उदाहरण आज स्टूडियो में मौजूद हैं, हम स्वागत करते हैं श्री संदीप गुप्ता जी का। नमस्ते। आप एक सीए हैं और एक कंसल्टिंग फर्म आप रन करते हैं, टैक्स कंसल्टिंग फर्म रन करते हैं, लेकिन ये परिचय आपका मूल नहीं है। आप समाज सेवा से जुड़े हुए हैं। जहाँ भी समाज को के अलग अलग स्थानों पर आवश्यकता होती है, वहाँ आप हमेशा और सबसे पहले मौजूद रहते हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्ते, और डीडी राजस्थान के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। और संदीप जी, जानना चाहेंगे कि आप राजस्थान में वर्षों से कार्य कर रहे हैं। मूलतः आप उत्तर प्रदेश में आपका जन्म हुआ, लेकिन राजस्थान की अलग अलग जगहों पर रहे हैं। राजस्थान को हमेशा कहा जाता है अलबेला, और हमारे शो का नाम भी अलबेला है। आपकी दृष्टि में राजस्थान अलबेला कैसे? देखिए, सबसे पहले तो मैं बताऊंगा कि भारत में जन्म लेना ही बहुत गर्व की बात है। और उसके बाद में यूपी, उत्तर प्रदेश में मोदी नगर मेरठ में मेरा जन्म हुआ था, और वो वहाँ के लिए मेरे लिए गर्व की बात है कि मंगल पांडे साहब ने वहाँ से हमारी स्वतंत्रता का बिगुल बजाया था।
और फिर जब राजस्थान में आ गए, और राजस्थान तो राणा प्रताप की रणभूमि, पृथ्वीराज चौहान साहब की जन्मभूमि, और यहाँ पर भामाशाह और तमाम योद्धाओं से भरी हुई है। राणा सांगा, तमाम योद्धा यहाँ की पहचान है। और मैं बड़ा गर्व महसूस करता हूँ कि इस राजस्थान की मिट्टी में मैं भी रह रहा हूँ। जी, तमाम योद्धाओं का जिनका आपने जिक्र किया, इन्होंने अपने आसपास के लोगों, समाज और प्रदेश के लिए काम किया, और ऐसी ही आपकी यात्रा है। मैं चाहूँगा शालू आप इस पर कुछ बात करें। क्योंकि आप जो हैं, आपका जो काम है, आप टैक्स कंसल्टेंट हैं, आप सी हैं, लेकिन आपका जो परिचय है वो एक सोशल वर्कर के तौर पर, और आप बहुत काम करना चाहते हैं। आपकी यात्रा के बारे में कुछ बताइए। देखिए, सबसे पहले तो मैं बताऊंगा कि सभी लोग जो भारत में निवास करते हैं, कहीं ना कहीं हर एक व्यक्ति सोशल वर्क से जुड़ा हुआ है। भारत की मिट्टी में ही ये चीज़ है, या भारत के पानी में ये चीज़ है कि हर एक व्यक्ति के खून में कहीं ना कहीं सोशल वर्क करना बसा हुआ है। कोई किसी रूप में कर रहा है, कोई किसी रूप में कर रहा है। और हम यही बोलते हैं कि अगर हमें किसी चीज़ की आदत हो जाती है, या हम किसी चीज़ की लत लगा लेते हैं जो छूटती नहीं है, तो इसी प्रकार से सोशल वर्क करने की मैंने अपने आप को लत लगा ली है, और इसको किए बिना मेरे को चैन नहीं आता। जहाँ लत की बात आती है वहाँ पर लगता है कि हमें वो चीज़ अच्छी भी लगती है, और अक्सर लत को एक नेगेटिव वर्ड माना जाता है, क्योंकि उसके जो परिणाम होते हैं वो थोड़े कभी कभार नेगेटिव होते हैं। आपकी ये जो लत है, इससे बहुत फ़ायदा मिल रहा है समाज को। आपको इस लत से क्या अच्छा दिख रहा है, क्या मिल रहा है? हाँ, जब किसी को परेशानी में देखता हूँ, और उसके चेहरे पर जब परेशानी मिटती है, और उसके चेहरे पर जो मुस्कान और जो संतुष्टि देखता हूँ, वो मेरे ख्याल से मुझे और ज़्यादा स्वस्थ रखती है। और जहाँ तक सोचता हूँ, मेरी कहीं ना कहीं उम्र को और बढ़ाती है, कि मेरे को बड़ा अच्छा लगता है कि कोई परेशान आदमी था और उसकी परेशानी ख़त्म हो गई, और अब वो हंस रहा है, मुस्कुरा रहा है। तो ये चीज़ ध्यान में रखकर, और मैं आप लोगों से एक ये बात भी शेयर करना चाहूँगा कि मेरे माता पिता ने हमेशा एक मेरे को बात सिखाई है कि जो चीज़ आप समाज से अपेक्षा करते हैं कि आपकी समाज यहाँ पर आकर आपकी मदद करे, तो पहले आप समाज की जो अपेक्षा है उस पर खरा उतरें, यानी वही एक्सपेक्ट करें जो आप समाज को दे सकते हैं। तो उस चीज़ को मैंने ध्यान में रखकर इस चीज़ में अपना वो किया, और मुझे इतना संतुष्टि मिलती है कि मैं जब घर से निकलता हूँ तो अपने सारे जो दिन भर के प्रोग्राम होते हैं उसके अंदर कहीं ना कहीं लिख कर चलता हूँ कि आज मुझे ये एक सोशल वर्क करना है। बहुत सुंदर। जब हम दूसरों के चेहरे पर मुस्कान की बात मन में रखते हैं, और बजाय मनोरंजन के दूसरे साधनों में लिप्त होकर के अब सिर्फ अपनी खुशी पाने की कोशिश करते हैं, मुझे लगता है इस माध्यम से आप न केवल लोगों के चेहरे पर खुशी ला रहे हैं, बल्कि अपने मन में भी प्रसन्नता का भाव ला रहे हैं। शुरुआत कैसे हुई, बचपन से जानना चाहेंगे, क्योंकि अक्सर देखा जाता है कि जो लोग प्रोफेशनल कोर्सेज़ की पढ़ाई करते हैं, आपने सीए की पढ़ाई की है, वो अपने काम में इतने ज़्यादा मसरूफ़ हो जाते हैं कि अंत समय तक वो काम ही काम उनके जहन में चलता है। निश्चित तौर पर बचपन के संस्कार हमें इस तरह की बात के लिए प्रेरित करते हैं। कैसे शुरुआत हुई इसकी? देखिए, सबसे पहले तो ये था कि जब मैं पढ़ता था, और मेरा चूँकि घर मोदी नगर जानसठ यूपी के अंदर, और मुझे घर पर कहा जाता था कि अपनी दादी दादा से मिलने चले जाओ, और उसके लिए कुछ पैसे दिए जाते थे। उसी दौरान मेरा मालवीय नगर का जो एक शमशान घाट है जालाना, वहाँ पर जाना हुआ। वहाँ पर मैंने देखा कि बहुत सारे लावारिस लोगों की अस्थियाँ रखी हैं, और उनको कोई भी विसर्जित करने के लिए नहीं आया है। तो मैंने सोचा कि चूंकि मैं हरिद्वार के पास में रहता हूँ जानसठ में, तो क्यों ना जब भी मुझे मम्मी पापा ददियाल भेजते हैं और पैसे भी देके भेजते हैं, तो मैं क्यों ना छोटे छोटे डब्बे जो हैं इनको थोड़ा ले जाकर वहाँ पर अस्थि विसर्जन कर दूं, जिससे कि हमारी जो हिंदू परंपरा है उससे उनको मुक्ति मिले, हो जाए, बिल्कुल कंप्लीट हो जाए। तो मैंने वहाँ से इसको शुरू किया था, और काफ़ी लोगों का ऐसा कार्य जिसे कोई नोटिस नहीं कर रहा है, कोई शाबाशी नहीं देगा, कोई प्रोत्साहन नहीं देगा, वो आपने चुना और अपनी यात्रा को आगे बढ़ाया।
रोड सेफ्टी एक बड़ा इशू है। शालू, आप इस पे कुछ कहना और चाहेंगे? आप समाज सेवी हैं, तो जब हम बात करते हैं किसी समाज सेवक की, तो किस संस्था के साथ जुड़कर काम करता है या वो अलग तरह का कोई ऐसा काम करता है जिससे कि मानवता का भला हो। आप जब अपने आप को समाज सेवी कहते हैं, किस तरह के आप काम करते हैं? देखिए शालू जी, मैं सबसे पहले आपको और हमारे दर्शकों को एक बात जरूर कहूँगा कि सभी लोगों का सोचना है कि जब तक हमारे पास सामर्थ्य नहीं होगी तब तक हम कोई सोशल वर्क नहीं कर सकते। इसलिए मैं अपनी बात की शुरुआत जो करूँगा वो यहाँ से करूँगा। कौन कहता है कि सेवा के लिए धन चाहिए? कौन कहता है कि सेवा के लिए धन चाहिए? हम कहते हैं सेवा के लिए सिर्फ एक धनी मन चाहिए। और हे ईश्वर, बेसहारों को देखकर उठ जाए जो दोनों हाथ अपने आप, हमें ऐसा तन चाहिए। यानी आपके मन का भाव होना चाहिए, आपका एक धनी मन होना चाहिए जो ये कहता हो कि मेरे को ये कार्य करना है, उसके बाद में उसको करवाना तो ईश्वर के हाथ में है। बहुत सुंदर। तो तन और मन की बात कही, लेकिन धन की भी आवश्यकता होती है, उस पर बाद में आएंगे। आपके अलग अलग आयाम हैं, जैसा मैं आपके विषय में जानकारी ले पाया कि आप रोड सेफ्टी पे भी काम करते हैं। आपने डिज़ास्टर जितने भी भारतवर्ष में बड़े बड़े हुए हैं, चाहे सुनामी हो, चाहे कश्मीर में आपदा आई है, अलग अलग भुज में जो भूकंप आया था, आपने सभी जगहों पर पहल की, जाकर के लोगों की मदद की। तो शुरुआत करते हैं एक एक चैप्टर से, एक एक पहलू से। अब मुझे लगता है रोड सेफ्टी लगता है बड़ा इशू है, क्योंकि रोड एक्सीडेंट में अगर समय पर मदद मिल जाए तो जान बचने की पूरी संभावना रहती है। और जो एक्सीडेंट होते ही जो शुरुआत के 15-20 मिनट कहें, आधा घंटा कहें, वो बड़ा क्रूशल होता है। कैसे आप कनेक्ट हो पाते हैं कि आपके पास सूचना आती है या आप अपनी आंखों से जब भी सड़क पर ऐसा होता देखते हो फिर आप आगे बढ़ जाते हैं उसमें? देखिए, मैं चूँकि जयपुर में रहता हूँ और जयपुर में हमारे कुछ ऑफिसेज हैं जिसमें मेरे को बार बार रोज़ अपने काम से जाना पड़ता है। और जब हम अपनी गाड़ी में होते हैं, मेरे ड्राइवर के साथ में होता हूँ, और कहीं पर भी मुझे यदि किसी प्रकार का कोई एक्सीडेंट नज़र आता है तो मुझे लगता है कि लोग जो हैं थोड़ा सा 108 का इंतज़ार करते हैं और उस व्यक्ति को अस्पताल पहुंचाने में थोड़ा सा संकोच करते हैं कि कहीं वह व्यक्ति उनके ऊपर न आरोप लगा दे या पुलिस उनसे किसी प्रकार की परेशान ना करे या पूछताछ ना करे। जबकि आप ये देखिए कि इस प्रकार की कोई किसी प्रकार की समस्या नहीं आती है। जितना पुलिस प्रशासन एक एक्सीडेंट होने पर आप यदि किसी घायल को अस्पताल लेकर जा रहे हैं, जितना आपको सहयोग करता है उसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते, क्योंकि मानवता तो उनके अंदर भी है। और हम जब भी किसी व्यक्ति का एक्सीडेंट देखते हैं तो मुझे लगता है कि वो सब लोग 108 का इंतजार कर रहे हैं, तो नेचुरल है कि 108 को आने में थोड़ा तो समय लगता ही है। एकदम से ऐसा नहीं हो सकता कि आपने फ़ोन किया और 108 प्रकट हो गई। और एक्सीडेंट अलग अलग तरह के होते हैं, जिसके अंदर कई बार ऐसा होता है कि बहुत ज़्यादा चोट लगी हुई होती है और बहुत ज़रूरी होता है कि नज़दीक के किसी अस्पताल में पहुंचाया जाए। तो हम दोनों वहाँ पर जहाँ पर भी एक्सीडेंट होता है वहाँ पर रुक जाते हैं और सबसे पहले मैं भागकर देख लेता हूँ कि उस व्यक्ति के कहाँ पर लगी है, किस प्रकार का लगा है। अगर कोई छोटी मोटी बात है तो मैं फर्स्ट एड का बॉक्स अपने साथ में रखता हूँ, और यदि उसको बहुत ज़्यादा लग गई है तो उस कंडीशन में मैं आपको बताना चाहूँगा, जो हमारा जयपुर का ट्रैफिक डिपार्टमेंट है उसमें एक ऑफिसर हुआ करते थे, जैदी साहब। उन्होंने हमको एक लेटर दिया था जिसके अंदर मेरे को लिख कर दिया था कि जब भी मेरी गाड़ी में कोई मरीज़ है जिसको मैं अस्पताल लेकर जा रहा हूँ पहुँचाने के लिए, तो उस समय मुझे आउट ऑफ द वे दिया जाएगा और मैं मतलब उस मरीज़ को जल्द से जल्द पहुंचाने के लिए जो भी करता हूं तो उसमें मेरे को पूरा डिपार्टमेंट जो है पूरी तरह से सहयोग करेगा। जी, बहुत सुंदर। और इसके लिए हम चूंकि थोड़ा सा पब्लिक को जब तक पता नहीं होगा कि मेरी गाड़ी में मरीज है तो वो रास्ता कहाँ से देंगे, तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि एक नीली बत्ती है जो डिटैचेबल है जिसको हम अपनी गाड़ी में रखते हैं, और जैसे ही उस मरीज को हम अपने साथ में लेते हैं तो उसको गाड़ी के ऊपर लगा देते हैं। एक एम्बुलेंस का बोर्ड है जो जब मरीज होता है
तब हम उसको निकालते हैं और आपका निजी वाहन ऐसी परिस्थिति में एम्बुलेंस का कार्य भी एम्बुलेंस में उसको कन्वर्ट कर लेता हूँ। और एक सायरन है जो हम लोग उस टाइम पर ही यूज करते हैं। और सबसे बड़ी चीज पुनीत जी, जो पेशेंट होता है उसको कहाँ पर लगी है चोट, कई बार उसके हाथ पैर टूट जाते हैं और उसको जब उठाया जाता है तो वो बड़ा कराहता है कि उसको उठाया जाता है, तो हम लोग अपनी गाड़ी में एक दरी भी रखते हैं और उस दरी को उस पेशेंट के पास में बिछाकर उसको उसके ऊपर रख देते हैं और चारों कॉर्नर से दरी को उठाते हैं जिससे कि उसकी बॉडी को टच नहीं हो। और चूंकि मेरी गाड़ी में पीछे वाली सीट पर हम लोग उसको लेटा लेते हैं और कम से कम कोशिश करते हैं कि दरी पर ही सब खून के धब्बे और जो ब्लीडिंग हो वो उसके ऊपर हो। और फटाफट जहां पर हो सकता है हम किसी निजी अस्पताल में या एसएमएस के ट्रॉमा सेंटर में हम उसको छोड़कर आते हैं। और चाहे कोई कैसा भी मरीज होता है, हम लोग को पता नहीं होता कि वो अमीर है, गरीब है, किस जाति का है, क्या है। लेकिन हाँ, चूंकि फॉर्च्यूनर एम्बुलेंस बनकर जब अस्पताल पर पहुंचती है तो एकदम से बाहर जो लोग होते हैं वो थोड़ा सा अलर्ट हो जाते हैं और फटाफट स्ट्रेचर पे हम लोग उसको डॉक्टर के पास पहुंचा देते हैं। और मैं एक उसके तकिए के नीचे एक कार्ड रखकर आ जाता हूँ जिस पर मेरा मोबाइल नंबर लिखा रहता है और हम उस पर लिखते हैं कि जैसे मैंने आपकी अकस्मात मदद करी ऐसे ही आप किसी की भी मदद करना, वही मेरा धन्यवाद होगा। बहुत सुंदर। और वहां पर नंबर इसलिए देके आ जाता हूं कि कई बार उनका हेलमेट, गाड़ी का चाबी या बैग मेरे पास होता है जो मैं कहीं नहीं छोड़ता, या मोटरसाइकिल कहाँ खड़ी है, या एक्सीडेंट किस प्लेस पे हुआ था। पुलिस डिपार्टमेंट भी कई बार मेरे को फोन करके पूछता है, पुलिस वाले पूछते हैं कि भाई कहाँ हुआ था, कैसे हुआ था। और ये सब करके मैं अपना काम पर निकल जाता हूँ और वो व्यक्ति सही समय पर अस्पताल उनके परिजनों को सूचना मिल जाती है, सामान ले सकते हैं। कितनी सुंदर बात है। छोटा लेकिन ज़रूरी कार्य आप अगर कर लेते हैं अपनी गाड़ी में, अगर आप एक मोटी शीट रख लेते हैं तो ऐसे में एक पेशेंट को, पेशेंट तो नहीं कहूँगा, एक घायल व्यक्ति को आप बड़ी आसानी से रख सकते हैं, गाड़ी में शिफ्ट कर सकते हैं। और जो सबसे ज़रूरी बात है कि जब रप्चर हो चुकी है, आपकी बोन्स टूट चुकी हैं, ऐसे में गोद में उठाना खतरे से खाली नहीं होता है और वो बिल्कुल बड़ी सुगमता से आप उठा सकते हैं, शिफ्ट कर सकते हैं। और जो आपने कहा कि तकिए के नीचे आप कार्ड रख देते हैं, वो बहुत सुंदर बात है कि दिए से दिया जलेगा। आपको जैसे आज मदद मिली है वैसे आगे भी आप लोगों की मदद करें, तब ये श्रृंखला बनेगी। इसमें कानून का जो जरूरी पक्ष आपने रखा कि कानून में ऐसा कहीं लिखा हुआ नहीं है कि घायल की मदद करने वाले व्यक्ति को पुलिस तंग करेगी या कोर्ट कचहरी में जाना पड़ेगा। ऐसा आपके मन में भ्रम है तो उसे भ्रम को ख़त्म कर दीजिए। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इन्वर्टेड कॉमास, पुलिस का कार्य सिर्फ इतना ही हो सकता है कि आपसे सिर्फ सूचना ली जाए कि भाई, जैसा आपने जिक्र किया कि कहाँ एक्सीडेंट हुआ है, कोई पर्सनल बिलोंगिंग्स है, परिजनों को कोई सूचना देनी हो कि भाई किस अस्पताल में उन्हें आप भर्ती करके आए। बहुत सुंदर बात लगी। मुझे लगता है कि मैंने आपसे आज ये बात सीख ली है कि अपनी गाड़ी में एक मोटी शीट ज़रूर रखनी चाहिए, क्योंकि सड़क पर चलते ही हैं और पता नहीं आप ही का कोई सगा संबंधी हो तो कम से कम तमाशबीन भीड़ बनने की बजाय एक मददगार व्यक्ति बनने की कोशिश करेंगे तो मुझे लगता है वो ज़्यादा सार्थक होगा। अक्सर रोड एक्सीडेंट में लोग देखते हैं कि कितनी प्रेरणादायी बात है और ये कितनी सरलता और से कितनी सहजता से इन्होंने बता दी कि एक दरी रखते हैं और मरीज को पहुंचा देते हैं, जो एक्सीडेंट विक्टिम है उसको पहुंचा दिया जाता है। लेकिन इसमें जो भाव है, जो एफर्ट है, वो सराहनीय है और हम सबको इस बात की प्रेरणा लेनी चाहिए कि हमें यदि मन हो किसी की भी सेवा करने का, किसी के लिए कुछ अच्छा करने का, तो उसके लिए अपार सामर्थ्य की, अपार धन की नहीं बल्कि अपार मन की आवश्यकता होती है। सर, आप और भी कई जगह पे काम करते हैं और आपका यह प्रयास रहता है कहीं भी कोई जब त्रासदी आती है, चाहे वो भूकंप हो, चाहे वो सुनामी रही हो, आपने वहाँ पर भी अपना भरपूर योगदान दिया है। किस तरह से आप पहुँचते हैं वहाँ पर? कौन कौन सी ऐसी जगह है जहाँ पहुँचे हैं और आपने अपनी सेवा देने की कोशिश की है? शालू जी, मेरे को क्या है कि बहुत अच्छा लगता है कि मैं किसी भी तरह से किसी भी समस्याग्रस्त व्यक्ति है उसके चेहरे पर मुस्कान ला सकूं। इसके अलावा कोई उद्देश्य नहीं होता है। और जब भी सुनता हूं भारत में कहीं पर भी किसी प्रकार का डिजास्टर आ गया है, अकाल आ गया है, कश्मीर में भूकंप आ गया है, लातूर में भूकंप आ गया है, गुजरात में भूकंप आया था, इस प्रकार की जब भी अंडमान निकोबार में सुनामी आया था, तो जैसे ही
मेरे को टीवी के माध्यम से या जिस भी सूचना के माध्यम से पता पड़ता है, उसके अगले दिन, यानी हम वेट नहीं करते, उसके अगले दिन मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि मैं ये कार्य कर सकूं, और संकल्प करके मैं अपने ड्राइवर के साथ में उस जगह के लिए निकल जाता हूं। और वहाँ पर पहुंचने के बाद में वहाँ पर जितना मेरे से हो सकता है, जितना मेरा सामर्थ्य है, मैं वहाँ पर उनकी छोटी छोटी जो ज़रूरतें होती हैं, कई जगह पर जो रेडी टू ईट फूड है वो हम वहीं से ही आसपास से परचेज करके उनको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। या किसी का कोई जैसे जब हम साउथ में गए थे और सुनामी के टाइम में मैंने देखा कि टाइम ऐसा था कि रात का टाइम था, और तट के ऊपर जो सुरक्षा कर्मी और वो सब लोग थे वो डेड बॉडीज को निकाल रहे थे नावों में से, एक के ऊपर एक नाव जमी हुई थी और उसमें से निकाल रहे थे। तो मैंने वो काम भी किया उनके साथ में, उनको भी एज ए वॉलंटियर आपने वहाँ एज ए वॉलंटियर वो काम भी किया। और मुझे लगता है कि हम लोग भारत में रहते हैं, और भारत में रहते हैं तो ये हमारे खून में है कि जहां पे भी समस्या आ जाएगी तो हम सब लोग सभी वहां पर खड़े होंगे और मिलकर मुकाबला करेंगे। और मिलकर मुकाबला करने की तो कोई होड़ ही नहीं है, क्योंकि जब बहुत सारे लोग मिलकर मुकाबला करते हैं तो समस्या बहुत छोटी हो जाती है। बहुत सुंदर। कोई विशिष्ट अनुभव रहा हो आपका भुज में, जैसे गुजरात में जब भूकंप आया था, बहुत सारे फोटोग्राफ्स देखते हैं, बच्चे भी उसमें परेशान हुए थे और महीनों तक वो अपने नॉर्मल लाइफ को नहीं जी पाए थे। मतलब उस भूकंप की घटना के बाद में शेल्टर होम्स में रहना, नॉर्मल लाइफ लीड कर पाना बहुत मुश्किल होता है, कि इमोशनल टर्बुलेंस होता है। क्या उस तरह के कोई अनुभव रहा हो तो आप साझा करना चाहें? हाँ बिल्कुल, मैं जहाँ जहाँ पर भी गया हूँ वहाँ का एक अच्छा अनुभव जो मैं सब लोगों को शेयर भी करना चाहता हूँ कि हम लोगों को इन चीज़ों से सीखने को बहुत कुछ मिलता है। कि जब कहीं पर भी त्रासदी आती है तो सब लोग बहुत परेशान हो जाते हैं। जो लोग पीड़ित होते हैं वो लोग भी परेशान होते हैं, और जो पीड़ित की मदद करते हैं वो लोग भी परेशान होते हैं उनकी पीड़ा देखकर। दोनों लोग बहुत परेशान होते हैं। और जैसे कहीं पर भी हम जाते हैं तो देखिए, समस्या तो जहां पर अगर त्रासदी आई है तो ये मान के चलिए कि कठिनाइयों से जूझने के लिए आप निकल पड़े। और अगर ये मान के चल रहे हैं कि वहां कठिनाई होगी तो आपको वहां कठिनाई कभी भी महसूस नहीं होगी। आप अगर पहले से ये चीज़ प्रिपेयर होके चल रहे हैं कि मैं वहां जा रहा हूं और वहां पर मुझे सहूलियत मिलेगी, तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है। तो पहले से आपको पहले प्रिपेयर होना पड़ेगा। और मैं अपना साझा करता हूँ आपसे, शुरुआत करता हूँ गुजरात भूकंप से। तो हम लोग गुजरात भूकंप का जैसे ही हमने सुना था तो हम तुरंत यहाँ से रवाना हुए। और गुजरात में एक जिला है डीसा, उसमें एक ग्राम था लूद्रा। तो हम लोग वहाँ पर गए थे क्योंकि वहाँ पर बहुत ज़्यादा त्रासदी मची थी और बहुत सारे मकान गिर गए थे और बहुत सारे लोग मरे थे। सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा कि जितने भी डिजास्टर हैं जहाँ पर ये सब त्रासदी होती है, यहाँ पर बहुत मतलब अच्छी बात बता रहा हूँ मैं आपको कि 2 जने मेरे को अवश्य मिलते हैं। सबसे पहले 2 जने अवश्य मिलते हैं। हमारी आर्मी और जो वहाँ का पुलिस प्रशासन होता है वो तो नेचुरल है कि बहुत जल्दी पहुँच जाता है, सरकार का चूंकि दायित्व होता है इसलिए वो लोग पहुँचते हैं। लेकिन दूसरा एक पंजाब के सिख समुदाय का वहाँ पर लंगर जरूर चलता है जहाँ पर भी इस प्रकार की परेशानी आती है। और एक राष्ट्रीय सेवक संघ के जो कार्यकर्ता होते हैं वो वहाँ पर बड़ा मतलब सब लोगों का मदद करते हुए मेरे को अवश्य मिले, चाहे कश्मीर हो, चाहे कन्याकुमारी हो, चाहे अंडमान निकोबार हो। तो ये सबसे बड़ी चीज़ है कि वो सब लोग बहुत जल्दी से पहुंचकर कश्मीर में भी आपका अनुभव रहा, आप कश्मीर भी गए हैं। किस तरह के आपने वहाँ पर अनुभव किया,
किस परिस्थिति में आप पहुंचे? देखिए, कश्मीर में जब भूकंप आया था तो मैं टीवी देख रहा था और टीवी पे मैंने देखा कि नवंबर दिसंबर का महीना था और बच्चे रो रहे थे और ऐसा कुछ था कि हाँ, मैंने सोचा क्या मदद यहाँ पर पहुँचाएं जिससे कि यहाँ पर हम लोग कुछ हेल्प कर सकें। और मुझे लगा कि ब्लैंकेट्स अगर सर्दी में वहाँ पर सब लोग को पहुँचा दिए जाएं तो कम से कम अगर वहाँ पर मकान टूट गए हैं और बाहर भी रहना पड़ रहा है उनको शेल्टर में या बाहर भी, तो वो कम से कम अच्छे से अपनी सर्दी से बचे रहें। तो हमने यहाँ पर जयपुर के अंदर एक प्रोग्राम किया था और उसका नाम रखा था एक कंबल एक जिंदगी। बहुत सुंदर। और हमारा जो राजस्थान पुलिस डिपार्टमेंट है इनके साथ मिलकर किया था और हम यहाँ से नियर अबाउट 20,000 ब्लैंकेट्स कश्मीर, श्रीनगर, बारामूला, उड़ी और यहाँ पीर पंजाल, यहाँ सब जगह लेकर गए थे। और जब हम ब्लैंकेट्स लेकर वहाँ गए तो चूंकि कश्मीर पहाड़ों पे और इस प्रकार से बसा हुआ है तो जहाँ तक गाड़ी जाती थी, ट्रक जाता था, वहाँ तक ट्रक में जाते थे। फिर वहाँ पर कोई किसी प्रकार का टेम्पू, ट्रेवलर, इस तरह की कोई चीज़ मिल जाती थी, लोडिंग टेम्पू, तो उससे थोड़ा बहुत ऊपर जाते थे। कई जगह तो हम लोग वहाँ बोलते हैं ना तराई क्षेत्र था, तो कई जगह तो हम वहाँ पे टट्टू पे कंबल लेकर वहां तक गए जहां पर लोगों के मकान गिर गए थे, क्योंकि पहाड़ पे 5 मकान 6 मकान इस प्रकार के होता था। और हम लोगों ने वहां पर अच्छे से हेल्प किया जी। मन में अच्छा संकल्प हो तो निश्चित तौर पर आपको रास्ते मिल जाते हैं। आप अभी शो से पहले हमारी चर्चा हो रही थी तो आपने जिक्र किया था कि आप एक बार प्लेन से बहुत सारा सामान राहत के लिए पहुंचाना चाहते थे और उसमें काफ़ी धनराशि फ्लाइट चार्ज लग रहा था, लेकिन आपको मदद मिली और वो बेवफाई। मैं चाहूँगा उस घटना के बारे में आप चर्चा करें। बिल्कुल, मैं आपको बताता हूँ कि पहले कभी नाम ही नहीं सुना था सुनामी, और जब वो सुनामी आई और देखा कि पूरे विश्व में जहाँ जहाँ पर भी तट के पास में वहाँ है वहाँ पर इस पर, और पर्टिकुलर भारत में भी काफ़ी त्रासदी आई थी और सब जगह का पढ़ रहा था, तो मैंने सोचा कि ऐसी जगह पर अपने को कंट्रीब्यूट करना चाहिए या अपनी सेवाएं देनी चाहिए जहाँ पर कोई ना पहुँचा हो। भाई पास की जगह तो कोई भी पहुँच जाता है, लेकिन अगर कहीं विकट स्थिति में पहुँचना है तो थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है। तो हमने यहाँ पर उनके लिए, सुनामी पीड़ितों के लिए बैग्स बनाए जिसके अंदर चटाई, लुंगी, लालटेन और इस तरह की रोजमर्रा की जो चीजें हो सकती हैं, ऐसे हमने 1000 बैग्स बनाए थे। और यहाँ से हम लोग उसको ले जाना चाहते थे अंडमान निकोबार, और अंडमान निकोबार जाने के लिए या तो पानी का जहाज या हवाई जहाज से ही ले जाया जा सकता था। और हमने कोशिश किया, पता किया, तो मुझे पता लगा कि जो सामान मैं ले जाना चाहता हूँ वहाँ पर, और वो उसका जो भाड़ा है, किराया है इंडियन एयरलाइंस में, वो बहुत ज़्यादा है, नियर अबाउट 40-50 लाख रुपीज़। तो मैं बड़ा अंदर से सोचा, मैंने कहा कि इतना तो बहुत मुश्किल है और ये कैसे करेंगे, और जाना अंडमान निकोबार ही है क्योंकि उन्हीं के लिए हमने तैयार किया था। और उसके बाद में उस समय हमारे राजस्थान के सुनील अरोड़ा साहब इंडियन एयरलाइंस के जनरल मैनेजर हुआ करते थे दिल्ली में, और यहाँ पर मेरे कुछ मिलने वाले थे जिन्होंने मुझे ऐसा सजेस्ट किया था कि आप उनसे मिले। हाँ, कि आप इनसे मिलिए। तो हम जाकर वहाँ पर उनसे मिले और उनसे रिक्वेस्ट किया और इस तरह की सारी बातचीत की। और मैंने आपको बताया ना कि चाहे पुलिस प्रशासन हो, चाहे हमारी सरकार हो, चाहे सब कुछ हो, सब में मानवता कहीं ना कहीं विराजमान रहती है, चूंकि हम भारतीय हैं। और भारतीयता और मानवता इसका बहुत बड़ा एक अपना वो है। और आप ये देखिए कि मेरे को इंडियन एयरलाइंस डिपार्टमेंट ने स्वीकृत किया कि आप अपना सामान ले जा सकते हैं निःशुल्क। बहुत बड़ी बात है। और बड़ी राशि थी, जबकि वो उसकी फ्लाइट चार्जेस। और आप ये देखिए कि उसको, चूंकि मैंने तो मेरा टिकट
तो लेना ही था, और मेरे साथ में मेरा ड्राइवर गया था और एक मेरे मित्र गए थे, तो हम लोग ने अपना टिकट लेके गए। जैसे ही हम पोर्ट ब्लेयर पहुंचे तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा त्रासदी थी, सब कुछ बर्बाद हो चुका था, एयरपोर्ट पे भी पानी भरा हुआ था, पूरा सब जगह वैसा था, और उस टाइम पे भी 30-30 मीटर की लहर उठ रही थी। ओहो। तो थोड़ा तो आदमी घबराता ही है, और मैंने भी ये सब चीज़ें देखी। उसके बाद में मैंने वहाँ पर पता किया कि ये जो सिविल वर्क है, जो मदद करने का वर्क है, ये कौन सा विभाग जो देख रहा है अंडमान निकोबार पोर्ट ब्लेयर में। तो मुझे बताया गया कि इंडियन नेवी इस सारे काम को देख रही है, और ये उनका ऑफिस थोड़ा ऊंचाई पे जाकर है, और वहाँ पर आप पता कर सकते हैं। मैं चूंकि मेरे पास तो रहने का भी कोई जगह नहीं था, बंदोबस्त नहीं था, मैं तो बस अपना सामान लेके एयरपोर्ट पे पहुंच गया था और एयरपोर्ट पे सामान रखवा दिया था। तो हम नेवी के ऑफिस में गए और मैंने एक पर्ची बाहर भेजी कि वहाँ पर लिखा हुआ था आशुतोष शर्मा नेवी कमांडर। जी जी। तो मेरा मन बड़ा खुश हुआ देखकर कि आशुतोष शर्मा, दैट मीन्स थोड़ा सा नॉर्थ इंडियन है, तो मेरी हिंदी को समझ पाएंगे बात आपकी, हाँ, आसानी से क्योंकि कह पाएंगे। कई बार भाषा का प्रॉब्लम हो जाता है। तो मेरा थोड़ा साहस बढ़ा और मैंने एक पर्ची अंदर भेज दी, और थोड़ी देर बाद में मेरे को उन्होंने अंदर बुलाया और मुझसे पूछा कि आप कहाँ से आए हैं। तो मैंने बताया कि मैं जयपुर राजस्थान से आया हूँ। तो बोले जयपुर राजस्थान से आए हैं? मैंने कहा सर बिल्कुल। तो मैंने भी उनसे पूछा कि आप सर? बोले कि मैं भी जयपुर का हूँ। अच्छा। और आप देखिए कि अपने आप भगवान रास्ते बनाता है कि मेरा कोई जान पहचान नहीं था, मेरे को कोई वहां पर मदद करने वाला नहीं था कि किस प्रकार से मैं हेल्प कर पाऊंगा। और उन्होंने मेरे को कहा कि मैं भी जयपुर राजस्थान का हूं, और बात चलती चलती यहाँ तक पहुंची कि उन्होंने मुझे बताया कि वो अहिंसा सर्किल के पास में रहते हैं सी स्कीम में, और मैं चूंकि मालवीय नगर में रहता हूं, तो मैंने उनको बताया कि अहिंसा सर्किल से मेरा इतना सा नाता है कि मेरे आप वो जिस कार्य के लिए गए थे वो संपन्न हो पाई पूरी? हाँ बिल्कुल, मैं यही बता रहा था आपको। और उन्होंने मेरे को वहां पर ठहरने के लिए जगह दी। इसके अलावा मैं आपको बताना चाहूंगा, उन्होंने मुझे सजेस्ट किया कि संदीप, पोर्ट ब्लेयर में तो त्रासदी है ही, बिल्कुल है, यहाँ भी हेल्प करेंगे, लेकिन निकोबार में इससे ज्यादा है, क्योंकि निकोबार द्वीप समूह में बहुत ज्यादा आई थी। और उन्होंने हमारा सामान हेलीकॉप्टर से वहां पर जो पहुंचवाया, बहुत ज्यादा दुखी लोग थे, बहुत ज्यादा पीड़ित लोग थे, उनके पास में पहुंचाया। तो ये अपने आप में मैं सभी दर्शकों को और आपको बताना चाहूंगा कि सिर्फ आप संकल्प करिए कि मेरे को ये कार्य करना है, उसके बाद में तो भगवान जो है आपके सारे रास्ते खोल देता है, और अपने आप ही पता नहीं किस किस को माध्यम बनाता है, और आप अपना संकल्प पूरा कर पाते हैं। बिल्कुल, बहुत बड़ी बात है संदीप जी। जब भी हम कोई कार्य करना चाहते हैं तो उसमें हम अकेले नहीं होते, उसमें बहुत सारे लोगों का योगदान होता है। आप अपने हर जो आपने सोशल वर्क किया उसमें आप अपने ड्राइवर साहब का नाम ले रहे हैं, लेकिन परिवार के बगैर सब कुछ अधूरा होता है। इंसान कुछ भी करना चाहे लेकिन परिवार सपोर्ट ना करे और कह दे कि ये क्या है, और उल्टा चिंता होती होगी कि ऐसी जगह पर जा रहे हैं, आपके अपने जीवन के लिए खतरा हो सकता है। और बहुत सारी जो चिंता होना है परिवार के लिए बहुत स्वाभाविक सी बात है। ऐसे में किस तरह से आपके परिवार ने आपको सपोर्ट किया, किस तरह से आपको प्रेरणा दी, क्या कुछ कहानी रही इसके पीछे? देखिए, बिना परिवार के सपोर्ट के तो ये चीज़ संभव ही नहीं है ना। और मैं सबसे पहले तो आपको बताऊंगा कि हमारे जो ये सब कार्य हैं, इसके अंदर मेरे मित्र भी इसमें सपोर्ट करते हैं, और मेरा जो स्टाफ है जो मेरे पीछे से पूरे काम को संभाल लेता है, उनका भी बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। और परिवार का तो बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन होता ही है, और इसमें पत्नी का बहुत बड़ा हाथ होता है। जैसे मैं आपको एक बात शेयर करूंगा कि एक बार क्या हुआ कि सूरत में प्लेग की महामारी फैलने की बात आई, तो मैं तो खड़ा हो गया। मैंने कहा कि अरे भाई, ये तो बहुत समस्या हो गई है और मेरे को जाना पड़ेगा, और जो भी दवाई हो सकती है, जो मेन बेसिक दवाइयाँ होती हैं, वो लेकर मैं अपना यहाँ से सूरत रवाना हो गया। और अखबार में आ रहा था कि सूरत में प्लेग फैलने से वहाँ लोग भाग रहे हैं, वहाँ से पलायन कर रहे हैं। ऐसे में मेरी पत्नी ने मेरे को रोका नहीं।
मेरे को हमेशा सपोर्ट किया और पीछे से जैसे जितना भी 10-15 दिन मेरे को लगते हैं और वहाँ पर क्या परेशानी आएगी तो उसका बड़ा कॉन्फिडेंस रहता है और उसी कारण भी मैं ये सब कार्य अच्छे से कर पाता हूँ। जी, आप गौवंश और गौमाता की सेवा से भी जुड़े हुए रहे हैं। भारतीय जनमानस में, भारतीय संस्कृति में गाय देवतुल्य कही गई है। उसके विशिष्ट कारण हैं, उसके मेडिसिनल रीजंस हैं जो कि रिसर्च द्वारा प्रूव हो चुके हैं, चाहे गौमूत्र हो, गोबर हो, चाहे दूध हो और दूध के तमाम प्रोडक्ट हों, और उसके स्पर्श करने मात्र से ही हमारे अंदर पॉजिटिविटी आती है, बहुत सारी डिजीज़ जो है वो चैनलाइज होने लगती है। ऐसा साइंटिफिक एविडेंस सामने आने लगे हैं। किस तरह से गौ के साथ आपका संबंध बना, गौ माता की सेवा में आप आगे बढ़े? देखिए, सर्वप्रथम मैं सभी को बताना चाहूँगा कि गौ जो है, भारतीय गौ और देसी जो गाय बोलते हैं, हम सबसे पहले तो अपना एक कॉन्सेप्ट क्लियर करें कि आप यदि इस चीज को मानते हैं कि पूरे ब्रह्मांड में केवल एक जीव है जिसका मलमूत्र पूजनीय है जी। अगर एक जीव है जिसका मलमूत्र पूजनीय है तो उसके बारे में हमें सोचने की जरूरत ही नहीं है कि उसके अंदर क्या क्या चीजें विद्यमान होंगी। और चूंकि ये जो गौ सेवा का है और गौ की जो महिमा है, तो मैं जरूर जिक्र करना चाहूँगा श्री चंपालाल जी चौधरी का, जिन्होंने मुझे गाय का महत्व और गौ सेवा से जोड़ा। और उसके बाद में हमने देखा कि गाय है उसको आप देखिए, हमारे कृष्ण भगवान के साथ में गैया है, और गौशालाओं का पता नहीं कितने सदियों काल से गौशालाएं बनी हुई हैं। और आप सबसे बड़ी चीज देखिए, मैं जो दर्शकों के साथ में शेयर भी करना चाहूंगा कि आप देखिए, जब बच्चा होता है और छोटा होता है, जब उसको मदर फीड से अलग किया जाता है कि अब मदर फीड उसका बंद किया जाएगा, तो डॉक्टर प्लस घर वालों का कहना होता है कि अब इसको गाय का दूध देना है, क्योंकि गाय का दूध हल्का होता है। तो माँ के दूध के बाद में अगर किसी और माँ का दूध दिया जा रहा है तो वो गाय का दूध होता है, इसीलिए हम इसको गौ माता कहते हैं। बहुत सुंदर। तो गाय की तो इतनी बड़ी महिमा है, और चूंकि अब तो बहुत सारे अनुसंधान हो रहे हैं, आप अखबार में भी पढ़ते हैं, मीडिया के माध्यम से भी मालूम होता है कि गाय के स्पर्श करने से हम लोगों को क्या फायदे हैं, गौमूत्र में क्या किस प्रकार के तत्व मौजूद हैं, गोबर का क्या उपयोग हो रहा है, गोबर से गौकाष्ठ बन रहा है जिससे कि लकड़ी जलने से बच रही है, और गोबर से कई चीजों का निर्माण हो रहा है। यहाँ तक कि अगर आप देखें तो मैं तो देखता हूँ दिए बन रहे हैं गोबर से, पूरी इकोनॉमी बनी हुई है उसके ऊपर। पर्यावरण की दृष्टि से बहुत लाभदायक है, पर्यावरण की दृष्टि से बहुत लाभदायक है। और गौ पे कृषि भी आधारित है। गौ और उसके बाद साथ में बैल जो हल जोता करते थे। तो हमारा गौ और भारत का एक इतना बड़ा नाता है, मतलब जिसे कहते हैं ना कि जब से भारत है तब से गौ है। बिल्कुल, जीवन और अर्थव्यवस्था दोनों में गाय और गाय का परिवार जो है वो पूरा इंटीग्रेटेड है। मैं जानना चाहूँगा आपकी निजी यात्रा की तरफ, कि आपने इतने लोगों की मदद की है, तकलीफ में रहे। निश्चित तौर में जीवन कभी भी एक जैसा नहीं होता है, कभी जीवन हमारे अनुरूप होता है तो हम उसमें खुशी और सुख का महसूस करते हैं, भाव महसूस करते हैं, और जब हमारे अनुरूप नहीं होता है तो हम कहते हैं दुख भरे दिन है या तकलीफ के दिन है। तो आपके जीवन में भी निश्चित तौर पर तकलीफें आई होंगी, जब आपको हताशा हुई होगी कि जीवन अब खत्म सा हो चला है, तो उस कुछ संस्मरण ऐसा हो तो उसको आप जिक्र करना चाहें इस प्लेटफॉर्म पर। बिल्कुल, मैं पुनीत जी आपको बताऊंगा कि अभी जैसे शालू जी बता रही थी महाकुंभ के बारे में, तो महाकुंभ क्या है? एक हमारा आस्था का केंद्र है, हमारा एक ईश्वर के प्रति विश्वास है और एक आस्था है। उसकी पराकाष्ठा क्या है कि आप देखिए कि अभी तक 50 करोड़ लोग वहां पर स्नान कर चुके हैं। तो ये आस्था और ये विश्वास हमेशा कायम रहना चाहिए, और व्यक्ति को जीवन में किसी प्रकार का भी कोई कार्य करना है, कोई सा भी किसी भी कठिन से कठिन कार्य करना है, तो उसको एक तो ऊपर वाले पर विश्वास रखना चाहिए और एक खुद पर विश्वास करना चाहिए कि वो खुद कर पाएगा, और ऊपर वाले पे ये विश्वास रखना चाहिए कि वो करवाएगा जहां जहां प्रॉब्लम आएगी। तो उसके बाद में हम हर कार्य को
पूर्ण रूप से कर सकते हैं। और इसी संदर्भ में मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये जो सब कार्य करता हूँ तो इन सब कार्य के पीछे सिर्फ एक ही मेरा मन कहता है, मेरा जो उद्देश्य रहता है, हाँ, वो रहता है कि दूसरों के दुखड़े दूर किए जा, तेरे दुख दूर करेंगे राम। अगर आप इस चीज को सच में मानते हैं, अपने अंदर विराजमान करते हैं इस चीज को आस्था के रूप में, तो राम है और सब कुछ उनका है। इसी संदर्भ में मैं बताऊंगा कि 2013 के अंदर मेरे को पैरालिसिस का अटैक आ गया था और जीवन एकदम रुक गया था। व्हीलचेयर पे आ गया था? हाँ, नहीं, व्हीलचेयर पे क्या, मैं तो बेड पे बेड रिडन थे। मतलब उठ भी नहीं पाता था अपने सहारे से और मेरी तो आवाज भी चली गई थी। ओहो, ये 2013 की बात है? ये 2013 की बात है। लेकिन अभी तो हम स्वस्थ बिल्कुल इंसान से संवाद कर रहे हैं जो लगातार काम किए जा रहा है। हाँ, मैं बताते हुए मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है और सभी लोग सुन रहे हों तो वो इस बात को हमेशा ध्यान रखें कि इस बात में बहुत ज्यादा दम है कि दूसरों के दुखड़े दूर किए जा, तेरे दुख दूर करेंगे राम। आप इस पैटर्न पे अपने आप को चलाइए, आप विश्वास करिए, तो मैं आपके सामने जीता जाता उदाहरण बैठा हूँ। और आप देखिए मेरी आवाज़ भी चली गई थी और जो हमारे जयपुर के एक न्यूरो के डॉक्टर थे अशोक पानगड़ा साहब, उन्होंने मेरा ट्रीटमेंट किया था। अब तो वो रहे नहीं और काफ़ी मेरी तबीयत खराब थी, मुझे काफ़ी सीवियर अटैक आया था। लेकिन आप देखिए कि मैं बोल भी नहीं सकता था, लेटा रहता था, तो मैं बस केवल एक ही बातचीत किया करता था भगवान से कि आपने तो कहा था दूसरों के दुख दूर किए जा और आप दूर करेंगे। आप देखिए मैं ठीक हो गया। ठीक है, विज्ञान और ज्ञान दोनों जरूरी है, ज्ञान की जगह जरूरी है, लेकिन श्रद्धा, आस्था और खुद पर और ईश्वर पर कि आप ठीक हो जाएंगे और जीवन आपका फिर से पटरी पर आ गया। क्योंकि मैंने कई बार देखा है पुनीत जी कि जितने भी हमारे हॉस्पिटल्स हैं वहां पर जरूर डॉक्टर जब भी ऑपरेशन के लिए जाते हैं तो एक बार भगवान के आगे हाथ जोड़कर जाते हैं और रिक्वेस्ट करके तो कहीं ना कहीं जो पावर ऑफ फेथ है, जो हमारा आध्यात्म है, जो हमारी आंतरिक शक्ति है, वो हमें बहुत सारी कठिनाइयों से जूझने का और उनसे आगे बढ़ने की जो है शक्ति देती है। और हम कुछ भी कर रहे हो, अंततः हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि शरीर तो हमारा है, लेकिन प्रेरणा और जो ताकत है, जो साहस है, वो हमें वो ईश्वर से ही प्राप्त हो रही है। तो हमें बहुत अच्छी एक बात आपसे सीखने को मिली कि हमें भगवान से मांगना चाहिए कि वो हमें शक्ति दे कि हम दूसरों का दुख दूर कर सके। मतलब जिसे कहते हैं कि आपको विश्वास होना चाहिए कि आप ये कार्य कर सकेंगे और उसके अंदर, क्योंकि ये तो बहुत सिंपल सी बात है, यूनिवर्सल ट्रूथ है कि आप जब भी अच्छा कार्य करने का सोचेंगे तब हर कोई मदद करेगा। जी, और मैंने जो आप शुरुआत में एक बात रखी थी, तन और मन स्वस्थ होना जरूरी है। मन में भाव हो सेवा का और तन आपका स्वस्थ हो जिससे आप दूसरों की सेवा कर सके। लेकिन इस आयोजन को करने में, इन पूरी व्यवस्थाओं को करने में निश्चित तौर पर धन की आवश्यकता होती है। संक्षिप्त में जानना चाहेंगे धन की व्यवस्था कैसे होती है? देखिए, सबसे पहले तो मैं यही कहूँगा कि जब भी आप कोई भी दूसरे की मदद करने का कार्य करते हैं तो उसके लिए धन की कभी कमी नहीं होगी। और चूंकि आपने पूछा है तो मैं आपको जरूर बताऊंगा कि कुछ हम लोग जो भी मैं अर्न करता हूं तो कुछ उसका एक शेयर जमा रखता हूं कि इन काम के लिए। कुछ मेरे मित्र हैं जो मुझको जब भी मैं इस तरह के काम करता हूं तो उनको पता है कि मैं किस सिंसेरिटी के साथ करता हूं, तो वो जब भी ऐसा कुछ होता है तो अपना मेरे को हेल्प भेज देते हैं कि संदीप हमारी तरफ से ये मटेरियल उन लोग तक पहुंचा देना। और इस तरह से हम इस कार्य को पूरा कर लेते हैं। और मैं सबसे बड़ी चीज ये बताना चाहूंगा कि आपका काम है केवल संकल्प करना जी, कि मैं ये कार्य करना चाहता हूं, मैं ये मदद करना चाहता हूं, उसको पूरा करवाना तो ईश्वर के हाथ में है। और सबसे बड़ी चीज कि कहते हैं ना कि
भगवान के पास खुद के मांगने के लिए अगर जाएंगे तो लाइन बहुत लंबी है, देर है अंधेर नहीं है, मिलेगा लेकिन बहुत देर से मिलेगा जब नंबर आएगा। लेकिन यदि दूसरे के लिए मांगने जा रहे हैं तो वो लाइन बहुत छोटी है, आपका बहुत जल्दी से नंबर आ जाएगा। बहुत तो मैं दूसरों के लिए मांगता हूं, मेरा बहुत जल्दी नंबर आ जाता है। और चलते चलते हम अपने दर्शकों को बताना चाहेंगे कि डीडी राजस्थान डिजिटल प्लेटफॉर्म पर भी उपलब्ध है। प्रसार भारती का अपना OTT प्लेटफॉर्म है वेव्स नाम से, WAVES, जैसा आप स्क्रीन पर इसका सिंबल देख रहे हैं, वो आप डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर से, और या उसकी वेबसाइट जो wavespb.com, वहाँ से भी इसे आप डाउनलोड कर सकते हैं। डीडी राजस्थान और दूरदर्शन के तमाम चैनल, प्रसार भारती के जितने भी वर्टिकल्स हैं जिसमें आकाशवाणी भी है, उसमें वो सारे अवेलेबल हैं। बहुत सारे प्राइवेट प्लेयर्स भी उसमें अवेलेबल हैं। और हमारा जो सोशल मीडिया हैंडल है, यूट्यूब पर आप हमारे पुराने रिकॉर्डिंग्स को देख सकते हैं। फेसबुक पर, इंस्टाग्राम भी हमारी उपस्थिति दर्ज है, वो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। उसे लाइक ज़रूर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। अच्छे प्रोग्राम्स लोगों तक पहुंचने बहुत ज़रूरी हैं। बड़ी मेहनत करके अच्छा कंटेंट, इन्फॉर्मेशन, नॉलेज और विश्वसनीय लोगों के साथ संवाद करके हम लाने की कोशिश करते हैं। और आपका इस प्रयास, आपका जब हमें प्यार मिलेगा, उसका अप्रिसिएशन मिलेगा, एक्नॉलेजमेंट मिलेगा, फीडबैक मिलेगा, तो हमें दिशा निर्देश मिलेगा कि आप चाहते क्या हैं स्वस्थ मनोरंजन के तौर पर। और मुझे लगता है संदीप जी, आपसे और भी बहुत सारी बातें की जा सकती है, लेकिन अभी समय की लिमिटेशन है। और आपको धन्यवाद देते हैं और शालू दर्शकों से विदा लेते हैं। बिल्कुल, आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद और नमस्कार।